हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 2 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और आज हम समझेंगे कि जो ये इतने सारे हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के इश्यूज समझे, इनके लिए जो हम पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होता है वो सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी कि जो अलग मॉडल्स बनते हैं या फिर जो हम अलग पॉलिसीज बनाते हैं, अलग थ्योरी स्टडी करते हैं, ठीक है, अलग पॉइंट्स को पढ़ा हमने, इन्फ्लेशन को, अनएम्प्लॉयमेंट को, बिजनेस साइकिल को, इन सब के बेनिफिट्स क्या होते हैं वो हमारा आज की वीडियो का डिस्कशन होगा। यानी कि मैं बात कर सकता हूं कि जो मेरिट्स है ना मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को स्टडी करने के, वो है हमारा आज का टॉपिक। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336, यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब एक बात मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, वो क्या कि मेरिट्स क्या है इकोनॉमिक थ्योरीज के, फिर मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज के, जहां पे हमने 8 मतलब इस वीडियो में 8 जो है वो मेरिट डिस्कस करेंगे, 8 बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे, एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट 8 नंबर में आ सकता है। अब यहां पे समझते हैं इस चीज को, द रोल ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एंड कंट्रोवर्सी। तो देखो ये हमारा टॉपिक बन गया क्या कि जो इकोनॉमिक थ्योरीज जो हम स्टडी करते हैं उसका रोल क्या है, रियल लाइफ में क्या रोल है। जो हम सब जानते हैं कि इकोनॉमी जो एक इकोनॉमिक्स जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रियल लाइफ प्रॉब्लम से डील करता है। यानी कि वो हमें ये सिखाता है कि एज अ कंज्यूमर हम कैसे अपनी इनकम को, अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करें कि अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम कर सके, और एज अ प्रोड्यूसर वो अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज कर सकता है कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। तो वो सब जो है वो बेनिफिट किसके हैं, इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के। तो आज हम समझेंगे कि जो हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी मैक्रो इकोनॉमिक्स टॉपिक के अंदर, फिर इस लेसन मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज के अंदर, ठीक है, वहां पे इकोनॉमिक थ्योरी से क्या क्या रोल है और क्या क्या कंट्रोवर्सी होती है यहाँ पे वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो एक एक करके पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास क्या आया, एन अंडरस्टैंडिंग बाय गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स ऑफ द फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइन द लॉन्ग रन ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी एंड शॉर्ट रन फ्लक्चुएशंस। अब यहाँ पे क्या आता है कि एक बार किसी पर्सन ने, कोई गवर्नमेंट जो मतलब यहाँ पे इस टॉपिक को पढ़ने के बाद एक अंडरस्टैंडिंग आती है किस चीज को लेके कि गवर्नमेंट जो पॉलिसी मेकर्स है, गवर्नमेंट के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो किस तरीके से पॉलिसी बनाएंगे, ठीक है, ऑफ द फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइन द लॉन्ग रन ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब उन फैक्टर्स को देखते हुए जो एक इकोनॉमी को लॉन्ग रन ग्रोथ दिला सकते हैं। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, अब कुछ इकोनॉमिस्ट रखे होंगे, कुछ पॉलिसी मेकर्स होंगे जो पॉलिसी बनाएंगे डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर इकोनॉमिक के, लेकिन अगर उनके पास इकोनॉमिक थ्योरी की नॉलेज ही ना हो, उनको डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट के बारे में ना पता हो जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, तो क्या वो अच्छी पॉलिसी बना सकते हैं? कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अच्छी पॉलिसी कौन बनाएगा? जिनके पास प्रॉपर इकोनॉमिक थ्योरीज की नॉलेज होगी। ठीक है, तो वहां पे हम क्या देखेंगे कि जो हमारा जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो काफी अच्छा होना चाहिए। दूसरा, शॉर्ट रन फ्लक्चुएशंस जो भी आ सकते हैं वो भी ध्यान देने काफी जरूरी है, क्योंकि शॉर्ट रन पे कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो अफेक्ट कर सकती है इकोनॉमिकली, ठीक है, किसी बिजनेस को, किसी फर्म को, किसी इंडस्ट्री को, किसी सेक्टर को या फिर पूरी पूरी कंट्री को, तो वो पहले से ही ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दैट कंस्टिट्यूट द बिजनेस साइकिल, जो एक बिजनेस साइकिल के अंदर आता है, इज एसेंशियल इन ऑर्डर टू डिजाइन एंड इंप्लीमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज, जिसकी वजह से हम जो है वो अपनी पॉलिसी को डिजाइन भी कर सकते हैं, इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज को, विच हैव अ पोटेंशियल वास्टली टू इंप्रूव इकोनॉमिक वेलफेयर। और इस तरीके से हम जो है इकोनॉमिक वेलफेयर को इंप्रूव कर सकते हैं, यानी कि अपनी कंट्री को इकोनॉमिकली ग्रोथ भी दिलवा सकते हैं, आउटपुट का जनरेशन भी अच्छा हो जाएगा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी राइज कर जाएगा। तो प्रॉपर जो चीजें हैं वो जब मिलेंगी, जब पॉलिसी मेकर्स पॉलिसी को इस तरीके से बनाए जो इकोनॉमी के लिए क्या हो, काफी अच्छी हो, उनके पास प्रॉपर नॉलेज हो इकोनॉमी की हर एक थ्योरी के बारे में कि इकोनॉमी की डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट किस किस तरीके से काम करते हैं। जब तक उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, ठीक है, वो अच्छे तरीके से पॉलिसी को नहीं बना सकते। तो ये होगा पहला बेनिफिट कि इकोनॉमिक थ्योरी जो है वो पॉलिसी मेकर्स की अच्छी पॉलिसीज बनाने में हेल्प करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है, एम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक रिसर्च इज टू डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड अंडरस्टैंडिंग एज पॉसिबल ऑफ द वे ऑफ इकोनॉमिक फंक्शंस। यानी कि इकोनॉमिक जो रिसर्च है वो है ना, वो इस चीज की डेवलपमेंट में हेल्प करता है कि हम जो है, जो हमारे इकोनॉमिक फंक्शंस हैं वो किस किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग आती है हमारे दिमाग में इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद, एंड हाउ इट इज लाइकली टू रिएक्ट इन स्पेसिफिक पॉलिसीज,
और कैसे स्पेसिफिक पॉलिसी के केस में वो रिएक्ट करते हैं। मतलब अब एक पॉलिसी बना तो दी, लेकिन वो पॉलिसी उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगी वो कैसे पता लगेगा? इकोनॉमिक थ्योरीज को स्टडी करने के बाद। एंड द वाइड वैरायटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई शॉक्स व्हिच कैन कॉज इंस्टेबिलिटी। और हमें भी समझना पड़ेगा कि डिमांड और सप्लाई अगर इनमें कोई शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशंस आती हैं तो वो किस तरीके से इकोनॉमी को खराब कर सकते हैं, या फिर इकोनॉमी के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर किसी भी तरह का शॉक लेके आ सकते हैं। वो समझना काफी इंपॉर्टेंट है, और वो वही समझ पाएगा जिनको प्रॉपर नॉलेज होगी इन सारी चीजों के बारे में। तीसरा पॉइंट क्या आता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी कंसिस्टिंग ऑफ सेट ऑफ व्यूज अबाउट वे ऑफ इकोनॉमिक ऑपरेट। मतलब जो भी हमारी मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी है वो हमें यह समझाती है कि जो इकोनॉमिकली चीजें हैं वो किस तरीके से काम करती हैं, किस तरीके से बिहेव करती हैं, यानी कि इकोनॉमी जो है वो एक्चुअल में ऑपरेट कैसे करती है, काम कैसे करती है। इसके बाद ऑर्गेनाइज्ड विद इन द लॉजिकल फ्रेमवर्क, और फिर हमें एक लॉजिकल फ्रेमवर्क तैयार करने का मौका मिलता है, या फिर हम एक थ्योरी बनाते हैं कि हाँ कि चीजें जो हैं वो इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट, जैसे हमने डिस्कस किया, ठीक है, कि कैसे वेज रेट अनएम्प्लॉयमेंट को अफेक्ट करती है या फिर एम्प्लॉयमेंट लेवल को अफेक्ट करती है, कैसे एम्प्लॉयमेंट लेवल आउटपुट लेवल को अफेक्ट करता है, कैसे एग्रीगेट डिमांड जो है वो इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन क्रिएट करता है। ये सब टॉपिक हमने डिस्कस किए। ये सब क्या है? इकोनॉमिक थ्योरीज ही तो है। और इकोनॉमिक थ्योरीज जो है ना वो सिर्फ हमें ये सिखाते हैं कैसे एक इकोनॉमिकली चीजें जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, और कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट होकर ये ऑपरेट करते हैं एक दूसरे, और कैसे कैसे कंसीक्वेंसेस होते हैं अगर एक में चेंज आया तो दूसरे में किस प्रकार का चेंज आएगा, वो सब देखने को मिलता है हमें यहाँ पे। तो फॉर्म्स बेसिस अपॉन विच इकोनॉमिक पॉलिसी इज डिजाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड। और हमें ये जो है वो एक बेसिक तैयार कर देता है। किस चीज का बेसिक? कि एक इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे बनाई जानी चाहिए, कैसे डिजाइन होना चाहिए उसका, और कैसे वो इंप्लीमेंट की जानी चाहिए। क्योंकि हर सिचुएशन में सेम इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं लगाई जा सकती। हम लोग जो है वो डिफरेंट इकोनॉमिक थ्योरीज और डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज या फिर मॉडल्स यूज करते हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स के हिसाब से, क्योंकि इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स ही बहुत सारी आती हैं, और उनके प्रॉब्लम के हिसाब से हमें सॉल्यूशन भी उसी लेवल का ढूंढना पड़ेगा, और उसी टाइप का हमें जो है वो मेथड अप्लाई करना पड़ेगा उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। अगला पॉइंट क्या आता है इसका? फोर्थ बेनिफिट क्या है? एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट मॉडल्स आर नेसेसरी टू मेक सेंस ऑफ अ वेरी कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड। अब बाद में एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट मॉडल का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसी भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जहां पे हम जो है मॉडल बनाते हैं तो उसका सॉल्यूशन उस मॉडल के अंदर ही होता है, यानी कि हम कुछ फैक्टर्स यूज कर लेते हैं उस मॉडल के अंदर ही, जो फैक्टर जो है वो उस प्रॉब्लम को अफेक्ट कर सकता है या फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढने में हेल्प कर सकता है। यानी कि सपोज करो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम अगर हमें दूर करनी है तो अनएम्प्लॉयमेंट किस किस चीज पर डिपेंड करती है, जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, वेज रेट क्या चल रहा है, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं उसे, इकोनॉमिकली जॉब अवेलेबल है नहीं है, मतलब डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जहां पे जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट डिपेंड करता है। तो अगर मैं उन सारे वेरिएबल्स को यूज करके एक मॉडल बनाऊं तो वो तो क्या हो गया कि वो उस मॉडल में तो कुछ वेरिएबल यूज होंगे तो वो इम्प्लिसिट, लेकिन बाहर से कुछ फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो उसे अफेक्ट कर सकते हैं, तो वो भी हमें पता होने बहुत जरूरी है। तो इसलिए क्या बोलते हैं यहाँ पे कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट मॉडल आर नेसेसरी टू मेक सेंस ऑफ वेरी कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड। क्योंकि कॉम्प्लेक्स दुनिया चल रही है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में कॉम्प्लेक्सिटी भी आ सकती है, और जरूरत पड़े तो मॉडल्स को इंप्लीमेंट करने से पहले चेंजेस भी लेके आने चाहिए अगर कोई नेसेसरी चेंजेस करने की जरूरत है तो। अगला पॉइंट क्या आता है? बाय डेफिनेशन इकोनॉमिक थ्योरीज एंड स्पेसिफिक मॉडल्स एक्ट एज लैबोरेटरीज एंड अदरवाइज लैक ऑन सोशल साइंसेस। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे जो भी मॉडल्स बनते हैं वो एक तरह से लैबोरेटरी की तरह हेल्प करते हैं, यानी कि कुछ मॉडल्स ऐसे बनेंगे जो उस प्रॉब्लम में हम इंप्लीमेंट करें वो उस प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे, कुछ ऐसे होंगे सोल्व नहीं कर पाएंगे, यानी कि मतलब हमने कुछ मॉडल्स बनाए, हमने कुछ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढे, तो हो सकता है कुछ सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम को जो है वो सोल्व कर दे और कुछ सॉल्यूशन में वो सोल्व ना हो पाए। तो जिनमें सोल्व नहीं हो पाएगा वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? बिल्कुल कचरा। मतलब वो सिर्फ हमारे लिए एक एक्सपीरियंस बन के रह जाएगा इकोनॉमिकली कि हमने एक थ्योरी स्टैब्लिश तो करी थी पर वो किसी काम की नहीं रही। आगे पॉइंट क्या आता है हमारे पास? फिफ्थ पॉइंट, दे हेल्प इकोनॉमिस्ट डिसाइड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये इकोनॉमिस्ट की ये बात डिसाइड करने में भी हेल्प करते हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन से हैं दैट नीड टू बी एनालाइज, जिनको हमें एनालाइज करना चाहिए व्हेन दे रन थॉट एक्सपेरिमेंट्स अबाउट द कॉजेज एंड कंसीक्वेंसेस ऑफ वेरियस इकोनॉमिक
फेनोमेना, यानी कि जब वो डिफरेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम से डील कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उनको सारे फैक्टर, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर उस चीज से रिलेटेड है, उनका उन्हें ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने अभी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी, ऐसी मान लो मैं इन्फ्लेशन की बात कर लूं, तो पहले तो अगर इन्फ्लेशन एक प्रॉब्लम है तो इन्फ्लेशन किस किस चीजों की वजह से होता है, जैसे हमने अभी भी डिस्कस किया था पिछली वीडियोस में कि इन्फ्लेशन का मतलब ही क्या होता है कि जब मार्केट में प्राइस लगातार बढ़ता रहे। अब वो क्यों बढ़ सकता है? हो सकता है एग्रीगेट डिमांड फालतू हो सकता है मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो। तो उन सारे फैक्टर्स का ज्ञान होना एक इकोनॉमिस्ट के पास बहुत जरूरी है, तब जाके वो कहीं ना कहीं जो है वो एक अच्छा और इफेक्टिव मॉडल बना पाएगा। और मॉडल बना भी लेगा, फिर उसे समझना क्या पड़ेगा कि उसके कंसीक्वेंसेस क्या हैं, उसके कोज कौन कौन से हैं, मतलब वो जो चीज हुई है प्रॉब्लम, उसके कोज क्या क्या है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे कि मानो इन्फ्लेशन का कोज क्या हो सकता है कि मनी सप्लाई बढ़ गई, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, ये वो कोजेस और कंसीक्वेंसेस ऑफ वेरियस इकोनॉमिक फैक्टर, और उसके कंसीक्वेंसेस क्या होंगे वो सब भी जानना, मतलब उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा इकोनॉमिकली वो जानना भी क्या है बहुत जरूरी है। और उसके हिसाब से जो है वो थ्योरीज या फिर मॉडल डेवलप की जाती है। अगला हमारे पास पॉइंट क्या बनता है यहाँ पे, 6th पॉइंट जो है हमारे पास, अ सक्सेसफुल थ्योरी विल अनेबल इकोनॉमिस्ट टू मेक बेटर प्रेडिक्शंस अबाउट द कंसीक्वेंसेस ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब एक सक्सेसफुल थ्योरी विल अनेबल इकोनॉमिस्ट, तो अगर अच्छी थ्योरी है, एक सक्सेसफुल थ्योरी यानी कि जिसको हम रियल लाइफ में अप्लाई कर चुके हैं और जिसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, विल अनेबल इकोनॉमिस्ट, वो इकोनॉमिस्ट को अनेबल करते हैं टू मेक बेटर प्रेडिक्शंस अबाउट द कंसीक्वेंसेस, ताकि वो उसकी हेल्प से फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सके about the consequences of alternative course of action, thereby indicating the policy regime most likely to achieve society's chosen objective। तो वो सोसाइटी की ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में पूरी हेल्प कर सकते हैं, पूरी सहायता कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं और चीज समझाऊं, एक सिंपल सी बात है, ये एक तरह से कैसे हो गया, हमने मॉडल की बात करी, हमने एक मशीनरी अगर स्टैब्लिश कर दी तो वो मशीनरी क्या सिर्फ आज की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी? नहीं, अगर उस तरह की कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में भी आई तो मशीनरी जो है वो कैपेबल है वो फ्यूचर में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और सतत प्रेडिक्ट करने में भी। वही चीज यहां पे है कि अगर एक बार कोई थ्योरी डेवलप हो गई तो इकोनॉमिस्ट की सहायता करती है किसी भी चीज को समझने में, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में, और सोसाइटी के बेनिफिट में कैसे हम उस थ्योरी को यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है वो एक इकोनॉमिस्ट की क्लियर हो जाती है अगर उसने वो थ्योरीज पढ़ रखी हैं तो। इसके बाद जो हमारे पास 7 पॉइंट क्या आता है, डिजाइन ऑफ कोहेरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज एम्ड एट अचीविंग एन एक्सेप्टेबल रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो भी हम इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाते हैं उनका मेन काम क्या होता है कि वो जो है वो एक्सेप्टेबल रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आए, मतलब एक अच्छी खासी इकोनॉमिक ग्रोथ हो हमारी कंट्री के अंदर। क्योंकि पॉलिसी बनाएंगे हम किस लिए भाई, इकोनॉमिकली बेड़ा गर्क करने के लिए तो बनाएंगे नहीं, हम पॉलिसीज बनाए इसलिए रहे ताकि हम अपनी इकोनॉमिक हालत को अच्छा कर सकें, ठीक है, बढ़िया बना सकें और लगातार ग्रो कर सकें। अब वो ग्रो पर कैपिटा इनकम को भी कर सकते हैं, आउटपुट के लेवल को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ग्रोथ करना क्या है काफी जरूरी है। एंड रिड्यूस्ड एग्रीगेट इंस्टेबिलिटी, और जो इंस्टेबिलिटी है ना इकोनॉमी के अंदर वो कम से कम हो, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनली कंसिस्टेंट थ्योरेटिकल मॉडल्स। और ये डिपेंड किस पर करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनली कंसिस्टेंट मॉडल के जो थ्योरेटिकल मॉडल्स है वो किस प्रकार से अवेलेबल है ऑफ द इकोनॉमी व्हिच कैन एक्सप्लेन सैटिस्फैक्टरीली द बिहेवियर ऑफ मेन मैक्रो वेरिएबल्स। मतलब ये सारी चीजें जो हैं, जैसे कि मैंने क्या बोला कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उनको हम बनाते हैं ताकि हम इकोनॉमिकली अपने आप को बेहतर बना सके, बाकी दूसरी कंट्री से ग्रोथ कर सके आउटपुट लेवल पे, पर कैपिटा इनकम लेवल पे। और वो कब होगा, जब एक ऐसी पॉलिसी या फिर एक ऐसी थ्योरीज डेवलप की जाएंगी जो उस काम में हमारी हेल्प कर सकती हैं पूरी तरीके से। और यही नहीं, जिसमें सारे मेन मैक्रो वेरिएबल्स यूज हो रखे होंगे, मतलब जहां पे सारे के सारे फैक्टर्स डिटरमाइंड होंगे कि कौन कौन सी चीजें उस चीज को अफेक्ट कर सकती हैं, एंड आर नॉट रिजेक्टेड बाय अवेलेबल एम्पिरिकल एविडेंस। अब सुन लो, एम्पिरिकल का मतलब पता है क्या होता है कि ऐसा आपने कोई पॉलिसी बना दी, कोई मॉडल बना दिया जो हमने एक्सपेरिमेंट के बेस पे बनाया है, ठीक है, और बार बार इवेंट्स को एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस के बेस पे हम बनाते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे पास एविडेंस है, ठीक है, वो रिजेक्ट ना हो उस चीज का, उस मॉडल का। इसका मतलब एक मॉडल जो सही रिजल्ट लेके आता है, एक थ्योरी जो सही रिजल्ट लेके आती है, तो उसका कोई भी आंसर जो है, कोई भी आउटपुट जो है वो हम गलत करेंगे ही नहीं। इसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो क्या है, 8th पॉइंट, वो है द नॉलेज दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स हैव टुडे, द वे दैट इकोनॉमीज फंक्शन इज द रिजल्ट ऑफ अ प्रोलॉन्ग रिसर्च एफर्ट।
तो जो नॉलेज अवेलेबल है मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आज हमारे पास, वो लगातार किस चीज पर बेस्ड है? जो बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च करी है, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग रिसर्च दी अपनी, ठीक है, अपनी अपनी बुक्स दी। जैसे आप देखो आर्यभट्ट ने ही अर्थशास्त्र नाम का जो टॉपिक है, या फिर जो मतलब इंडियन थे वो तो है ना, तो आर्यभट्ट ने बताया था कि भाई फाइनेंशियल चीजों कैसे संभाला जाता है। तो उन्होंने अर्थशास्त्र नाम की बुक लिखी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि लोगों को आने वाले टाइम में जरूरत पड़ेगी इसकी, कि मिनिमम रिसोर्सेज में कैसे मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सकते हैं और कैसे अपने आप को मैक्सिमम सेटिस्फाइड रख सकते हैं। तो उस चीज को नई चीज बनाई थी। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी नॉलेज इस टाइम में हमारे पास इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हमारे पास अवेलेबल है, वो सब कोई आज की न्यू ही नहीं है, वो एक लंबे टाइम से चलती आ रही है और लंबे टाइम की रिसर्च और डेवलपमेंट लगी है उस चीज को, ठीक है, बनाने में। तो ये सारे बेनिफिट है हमारे किसके? इकोनॉमिक थ्योरीज के। तो वो सब हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब हमारा सिर्फ मेरे हिसाब से एक टॉपिक हो रहा है, जो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा इस चैप्टर का, और हमारा जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं ड्रॉइंग बोर्ड के सामने से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक्स के बारे में। अब इसको जो उतारना उतार सकता है, मैं ड्रॉइंग बोर्ड के सामने से।